में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी को पोस्ट पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सवाल है कि क्या शराबबंदी खत्म करने के लिए तेजस्वी तैयार हैं? मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद बिहार में एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में शराबबंदी कानून अब मजाक बन गया है। इस कानून की आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत करीब 16 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। सरकार उन अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं? आज ये शराबबंदी के नाम पर सुधारक बनने का स्वांग कर रहे हैं। यथार्थ यह है कि इसके नाम पर इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, अफसरशाही को बेलगाम, भ्रष्ट, आराम परस्त और तानाशाह बनाया। कि बिहार में शराबबंदी विफल है, तो क्या ये सत्य नहीं है? तेजस्वी यादव के पोस्ट ने बिहार के राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। माननीय तेजस्वी यादव, आप इसकी आलोचना करते हैं, यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया आपने पश्चिम बंगाल से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में शराबबंदी के खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव जी का यह पोस्ट निश्चित रूप से शराब माफियाओं के पक्ष में उन्होंने पोस्ट किया है। वह शराबबंदी के खिलाफ है। उनका यह पोस्ट यही दर्शाता है। 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर सभी दलों की सहमति से बिहार में शराबबंदी लागू किया। तब महागठबंधन की सरकार थी और सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। आज तेजस्वी यादव शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि क्या शराबबंदी खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से जहरीली शराब कांड मामले के मास्टरमाइंड कन्हैया यादव और सुनील शाह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एक अप्रैल 2026 की शाम को मोतिहारी के तुरकौलिया में कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी। दो अप्रैल को जहरीली शराब पीने से पहली मौत हुई। और आज 4 दिन बाद भी जहरीली शराब का असर देखने को मिल रहा है। रविवार रात को 4 लोगों को सदर अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, जिसके बाद बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। देखिए, जहरीली शराब मामले में कई लोग बीमार हैं, जिनका इलाज जो है वो सदर अस्पताल में भी हो रहा है, निजी नर्सिंग होम में भी जो हो रहा है, और तमाम स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। पुलिस की लगातार बढ़ रही दबिश और कार्रवाई के बाद जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड कन्हैया यादव और सुनील शाह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोनों को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। दोनों मास्टरमाइंड हैं, सभी केस में एक दूसरे के लिए। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने कई परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसी घर का इकलौता चिराग बुझ गया तो किसी घर के इकलौते कमाने वाले की मौत हो गई। सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से कब तक जाती रहेगी जान? घटना के बाद तेजी दिखाने वाली पुलिस पहले सुस्त क्यों रहती है? शराब तस्करों के मन में क्यों नहीं खौफ पैदा कर पाती पुलिस? डर होता तो क्या कन्हैया यादव और सुनील शाह बनते शराब माफिया? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और देखिए मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी खबर है। मोतिहारी पुलिस की छापेमारी जारी है। 3 महिला तस्कर सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों महिला शराब तस्कर नागा यादव की बहू बताई जाती हैं। स्प्रिट के साथ पकड़ी गई हैं। राकेश कुमार उर्फ सुखाड़ी साह भी गिरफ्तार किया गया है। सुखाड़ी ने ही आलियास अंसारी को शराब पिलाई थी। शराब पीने के बाद आलियास की मौत हो गई थी। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पे हैं। अवनीश, 3 महिला शराब तस्करों की गिरफ्तारी, नागा यादव की है बहू, पूरा मामला क्या? पूरा मामला है और इसी को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो जारी है। और इस बार 3 महिला कारोबारी को पकड़ा गया है। ये नागा यादव के जो है बेटे की पत्नी है और 2 अन्य महिलाएं हैं। देखिए, नागा यादव ने ही सप्लाई जहरीली शराब की खेप को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सप्लाई किया था, क्योंकि नागा यादव जो है वो शराब कारोबारी था और उसके पास जो स्प्रिट आया था उसी स्प्रिट को वो जगह जगह लोगों को पिलाया था। वैसी स्थिति में उसकी बेटे की पत्नी की भी संलिप्तता थी, उसके पास से भी स्प्रिट पकड़ा गया था और इसीलिए पुलिस ने 3 महिला और 1 पुरुष 4 लोगों को जेल भेजा है। और सबसे खास बात है कि जो बैरिया बाजार है वहां पर राकेश कुमार जो है उस सुखाड़ी था, उन्होंने शराब नागा राय से लिया था और उस शराब को अलियास अंसारी के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी पिलाया था, जिसमें अलियास अंसारी की मौत हो गई थी। तो इसीलिए पुलिस ने कड़ी जोड़ी और कड़ी जोड़ते हुए 3 महिला के साथ साथ 1 और पुरुष, टोटल अभी तो कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कल जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको जेल भेजा गया है। तो लगातार जहरीली शराब कांड को लेकर कार्रवाई जारी है। अब तक 10 लोगों की मौत जो है इस जहरीली शराब कांड में हुई है और लगभग 15 लोग जो है वो बीमार हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जहां भी पुलिस को लिंक मिल रहा है इस स्प्रिट कांड मामले में, वहां पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इसी कड़ी में 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। तो तुर्कोलिया पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। पुलिस के लाख एक्शन के बाद भी बिहार में शराब का धंधा तेज है। छपरा और नवादा में शराब के धंधेबाज शराब बेचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, हैरत में आप पड़ जाएंगे। देखिए, शराब बेचने का धंधा कितना तेज है इन 2 तस्वीरों में साफ हो जाएगा। अगर तरबूज काटिएगा तो टेट्रा पैक मिलेगा, कार पलटेगी तो शराब की बोतलें झूम कर बाहर निकलेंगी। बिहार में एक तरफ जहरीली शराब से मौत हो रही है तो दूसरी तरफ धंधेबाज शराब बेचने की हर जुगत निकाल रहे हैं। छपरा में शराब तस्करी का ये वीडियो हैरान करने वाला है। देखिए, गोल मटोल खूबसूरत तरबूज और तरबूज के भीतर शराब का टेट्रा पैक कैसे झांक रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे फाइल में शराब का टेट्रा पैक को संजो कर रखा गया है। यानी शराब तस्कर पुलिस के साथ तू डाल डाल मैं पात पात वाला खेल खेल रहे हैं। छपरा के बाद नवादा की भी ये तस्वीर देख लीजिए। NH20 पर एक कार बेकाबू होकर पलट गई, लेकिन हादसे ने एक बार फिर शराबबंदी की पोल खोल कर रख दी। लोग जब हादसे के शिकार कार के पास पहुँचे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गयी। कार से शराब की सुगंध आ रही थी। कार में शराब के कार्टन का झकीरा था। कार पलटने से शराब के धंधे का राज खुल गया। पुलिस ने पलटी हुई कार से एक एक कर शराब के कार्टन को निकाला। ये साफ नहीं हो सका कि कार कौन चला रहा था, शराब कहां से लाई गई थी। छपरा और नवादा की ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। बिहार में शराब के धंधेबाज शराब बेचने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां पटना विश्वविद्यालय से जुड़ी एक खबर है। अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होगा। राजभवन ने पटना यूनिवर्सिटी को सहमति दे दी है। नए सत्र में इसी तौर पर नामांकन होगा। समर्थ पोर्टल के तहत इस बार नामांकन लिया जाएगा। पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन होगा। 15 अप्रैल के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर अब एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में ये बदलाव, राजभवन ने पटना यूनिवर्सिटी को बकायदा इसकी सहमति भी दे दी है कि नए सत्र में इसी तर्ज पर नामांकन लिया जाएगा। जो आवेदन है उसकी भी अब प्रक्रिया बदली होगी।
बताया जाता है कि ऑनलाइन आपको आवेदन देना होगा और इस आवेदन देने के साथ ही ये पूरी प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी और आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी और परीक्षा के मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में हो पाएगा। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, अब नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव है, अपडेट क्या है, क्या प्रक्रिया होगी? बिल्कुल, देखिए अब जो एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में ये पहली बार जो है देखा जाए तो जो स्नातक स्तरीय जो पाठ्यक्रम है उसमें अब एंट्रेंस लिए जाएंगे। और बता दें आपको, पटना विश्वविद्यालय ने इससे पहले जो कुलाधिपति हैं राजभवन में, उनसे मैं पत्र लिखकर ये सहमति मांगी थी और कुलाधिपति की तरफ से सहमति मिली है। तो इस बार 2026 में जो पाठ्यक्रम में जो नामांकन होगा स्नातक स्तरीय में, उसमें अब एंट्रेंस देना मस्ट होगा। तो अप्रैल में कहा जा रहा है कि 15 तारीख के बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। दूसरी तरफ समर्थ पोर्टल के जरिए जो है ऑनलाइन आवेदन देना होगा, ऑनलाइन शुल्क देना होगा और जो भी स्टूडेंट अगर एग्जाम पास करेंगे उन्हीं का यहाँ पर दाखिला हो सकेगा। राहुल। रजनीश, क्या ये सारे कोर्सेज पर लागू है? स्नातक स्तरीय जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी कोर्सेज है उस पर ये लागू होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल के जो भी कोर्सेज होंगे उसके लिए आपको परीक्षा देनी होगी पटना विश्वविद्यालय में, तब जाकर आपका दाखिला होगा अगर पास करेंगे तो। ये नियम कर दिया जी। चलिए रजनीश हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर वापस आ रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर, नगर विकास विभाग का ये आदेश है। प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के ये बड़ा आदेश अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दरअसल ये आदेश है। अन्य प्रतियोगी परीक्षा को लेकर आदेश, पूरे सेवा काल में सिर्फ एक बार अनुमति होगी, बार बार अनुमति मांगने पर सख्ती होगी। सिर्फ विभागीय परीक्षा में शामिल होंगे, ज्यादा बार परीक्षा के लिए नौकरी छोड़नी होगी। देखिए ये बड़ा आदेश है प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, नगर विकास विभाग का ये आदेश है कि एक ही बार अनुमति दी जाएगी? पहली बार ऐसा बड़ा आदेश जो है विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। बता दें आपको कि बार बार चूंकि पत्राचार किया जाता है अधिकारियों को कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उनको अनुमति दी जाए, तो ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनके लिए विभाग ने सख्ती से यह आदेश जारी कर दिया है कि आपको पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार प्रतियोगिता परीक्षा की अनुमति मिलेगी। वो भी वेतन स्तर की जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसकी अनुमति मिलेगी, ना कि आपको विभाग के बाहरी जो एग्जाम होंगे उसको लेकर अनुमति मिलेगी। विभाग ने साफ कह दिया है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप या तो सरकारी सेवा को त्याग दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए, या फिर आप प्रतियोगिता परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे। लक्ष्मी। लेकिन रजनीश, ये कहाँ तक सही है? ये तो कहीं ना कहीं इसका लोग विरोध भी करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि तमाम जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनका साफ कहना है ये बंधुआ मजदूर वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी में मेरिट है, टैलेंट है, तो वो प्रमोशन पाने के लिए अन्य जो है परीक्षा में वो शामिल होते रहा है। लेकिन पहली बार इस प्रकार का पत्र जारी हुआ है जिसका विरोध भी होगा और निश्चित रूप से इस पत्र की वापसी की भी तैयारी हो सकती है इन फ्यूचर। लक्ष्मी। बिल्कुल रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जहानाबाद से आई एक खबर ने हर माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां एक हॉस्टल में रह रहे 5 साल के मासूम की मौत हो गई, स्कूल प्रशासन इसे हादसा बता रहा, तो वहीं परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हॉस्टल में मासूम की मौत। मासूम की मौत का राज क्या? हादसा या हॉस्टल में साजिश? 5 साल की उम्र, जहां जिंदगी की शुरुआत होती है, जहां किताबों से दोस्ती और खेल से रिश्ते बनते हैं, वहीं एक मासूम की कहानी अचानक से खत्म हो गई। ये तस्वीरें हैं जहानाबाद के एक हॉस्टल की, जहां एक मासूम बच्चा सिर्फ 5 साल का हॉस्टल में भेजा गया पढ़ने और आज उसकी लाश उसके माँ बाप को सौंप दी गई। एक छोटा सा सपना, एक नन्ही सी मुस्कान, मात्र 5 साल का आशु कुमार घर से दूर गया कि पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करेगा, लेकिन अब उसकी माँ की गोद सूनी हो गई है। पिता का सपना चूर चूर हो गया। लोगों ने जब पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उनका बच्चा अभी 10 दिन पहले ही तो आया था, ऐसा क्या हो गया? स्कूल प्रबंधन का कहना है
कि बच्चा गिर गया और उसी हादसे में उसकी जान चली गई। वो गोहा पकड़ का रहने वाला था और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। उनका स्कूल वालों का कहना है कि वो गिर गया है और उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और परिजनों का कहना है कि इसको मार दिया गया है। इनके द्वारा विधिवत जो है वो आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन के बाद जो है हम लोगों ने अभी फिलहाल जो स्कूल के संचालक हैं वो हम लोगों के कस्टडी में हैं। वो जैसे इन्होंने एप्लीकेशन इन लोगों का दिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग विधिक सम्मत कार्रवाई करेंगे। लेकिन परिजनों का दर्द कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। परिवार का आरोप है कि उनके मासूम के साथ कुछ गलत हुआ है और सच को छिपाया जा रहा है। परिवार वालों का रो रो कर कहना है कि हमारे बच्चे की निर्मम हत्या की गई। उसके गले पर चाकू के निशान थे, शरीर पर कई घाव थे। ये कोई साधारण मौत नहीं थी। बच्चे का सर सबसे पहले बच्चे को जब देखा गया तो आंख पे धारदार हथियार से आंख काटा हुआ है, गला पूरा रहता हुआ है, प्राइवेट पार्ट काटा हुआ है और पेट भी काटा हुआ है। इसका क्या आशंका हत्या का लग रहा है? बिल्कुल सर 200% इसको धारदार हथियार से तड़पा के मृत्यु किया गया है। एक माँ की आंखों में आंसू है, एक पिता के दिल में बेचैनी और एक सवाल कि आखिर उनके बच्चे के साथ हुआ क्या था। क्या ये महज एक हादसा था या फिर उस मासूम की मौत के पीछे कोई और वजह है? सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। लेकिन इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत है सच को सामने लाने की ताकि उस मासूम को न्याय मिल सके और किसी और घर का चिराग यूं न बुझे। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। नालंदा में एनआईए और एटीएस की एक साथ छापेमारी से हड़कंप मच गया। एनआईए और एटीएस की टीम ने शहर के चर्चित पीके गन हाउस में छापेमारी कर कागजात खंगाले। माना जा रहा है कि एनआईए ने अवैध हथियारों के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए छापेमारी की है। देखिए, एनआईए और एटीएस की रेड से खलबली। पीके गन हाउस में एनआईए एटीएस की दबिश। अवैध हथियारों के नेटवर्क पर शिकंजा। ये तस्वीरें हैं नालंदा शहर के चर्चित पीके गन हाउस की, जहां एनआईए और एटीएस की टीम कागजातों को खंगाल रही है। गन हाउस के बाहर गहमा गहमी है। सुरक्षा बलों की टीम पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है। जांच एजेंसियां हथियारों के नंबर, लाइसेंस और स्टॉक रजिस्टर का मिलान कर रही हैं। दरअसल बिहार शरीफ के पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास पीके गन हाउस में जब सुबह सुबह गाड़ियों का काफिला पहुंचा तो हड़कंप मच गया। एनआईए और एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर पूरे इलाके में हलचल ही मचा दी। एनआईए एटीएस की टीम ने करीब 7 घंटे तक पीके गन हाउस में छापेमारी की। ऑपरेशन का दायरा केवल दुकान तक सीमित नहीं था। पीके गन हाउस के साथ संचालक राम प्रवेश के घर और उनके सभी दुकानों की तलाशी ली गई। एटीएस के डीएसपी ने कहा कि पहले भी हथियार और कारतूस खरीद बिक्री को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। उसी मामले में फिर इनपुट्स मिलने के बाद एक बार फिर से छापेमारी की गई है। वहीं पीके गन हाउस के संचालक ने गलत तरीके से परेशान करने का आरोप लगाया। मैं दुकान खोला हुआ रहता, दिन में भी तो चेक कर सकते हैं। ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। कितना बजे टीम आई थी आपके यहाँ? क्या टीम कितना बजे आई थी? 4 बजे आई थी। अच्छा, 4 बजे आकर पूरा मकान सर्च किया। कितना टीम था वो लोग? क्या कितना लोग था वो लोग? बहुत सारा आदमी था, 30 गाड़ी से आए थे। एनआईए और एटीएस की कार्रवाई का मकसद अवैध हथियारों की खरीद बिक्री और उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाना था। इससे पहले भी बिहार शरीफ, सोसराय, भागन बिगहा में हथियार और कारतूस की बिक्री को लेकर कार्रवाई की गई थी। कैमूर के मोहनिया में भी बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए थे। पीके गन हाउस में एनआईए और एटीएस की छापेमारी से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या ये पूरे छापेमारी हथियारों की खरीद फरोख्त के सिंडिकेट से जुड़ी है? क्या नालंदा के सिंडिकेट का नेटवर्क बिहार से अन्य राज्यों में फैला है? क्या नालंदा से जुर्म की दुनिया के आकाओं को हथियार की सप्लाई होती है? क्या इन्हीं हथियारों की मदद से अपराध का कारोबार कायम है?
इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बिहार के वैशाली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। दहेज की मांग ने एक और बेटी की जान ले ली। आरोपी की ससुराल वालों ने पहले पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की और जब वो बच गई तो अस्पताल में उसे जहर का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि समाज के सामने खड़े कड़वे सवाल भी उठाती है। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के पीरापुर गांव में सन्नाटा पसरा है क्योंकि यहां एक बेटी दहेज दानवों के शिकार हो गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात 20 साल की खुशबू कुमारी के साथ हुई। बड़े अरमानों से पिता ने डोली में बिठाया था। खूबसूरत सपनों के साथ खुशबू अपने पति के साथ विदा हुई, लेकिन 2 साल के अंदर ही यातनाएं शुरू हो गईं। परिजनों का आरोप है कि 19 मार्च को विवाद बढ़ा और ससुराल वालों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर खुशबू पर छिड़क दिया और आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी खुशबू को हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग कौन लगा लिया? ये उसका ननद सास मिलकर, मैंने पूरा फुल फैमिली मिलकर इसको डेली मारता था। किस लिए मारपीट करता था? वो दान दहेज के लिए मारता था। अच्छा। एक बार भाग के भी गई थी तो दोबारा आया था। अच्छा। तो फिर बुला के लिए आया कि नहीं करेंगे ऐसा। उसको समझाता हूँ, यहाँ रोक रहे थे तब अब इतना जबरदस्ती आग लगा दिया। माने आप आने के बाद यहाँ रोके थे कि रुक जाइए, हमारा पूरा फैमिली आएगा देखेगा तो आग लगाइएगा। यहाँ का गाँव वाला भी और मिल के और लोग जबरदस्ती आग लगा दिया। दावा है कि इलाज के दौरान जब खर्च बढ़ने लगा तो साजिश और खौफनाक हो गई। आरोप है कि अस्पताल में खुशबू को जहर का इंजेक्शन देकर उसकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। जब पुलिस गंडक नदी घाट पर पहुंची तो चिता जल रही थी। जलती चिता से अधजले शव पुलिस ने बाहर निकाले। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। जब ससुराल पक्ष के द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई तो ये बात तो सही है कि उन्होंने जबरन जला दिया है। घर पे और लोग हैं या फरार हैं? नहीं, और लोग तो भाग चुके हैं, लेकिन भरत राय को हिरासत में लिया गया है और जो पीड़ित पक्ष है, मृतिका के मैके वाले हैं, उसके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हालांकि पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और एफएसएल की टीम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन इस दर्दनाक घटना एक बार फिर से समाज के सामने कड़वा सच तो रख ही दिया। सबकी आंखों में सवाल है, चिंता है बेटी की सुरक्षा को लेकर। सवाल ये कि क्या दहेज के लालच ने ले ली एक बेटी की जान? क्या बेटी की जिंदगी दहेज से भी सस्ती हो गई? क्या कानून का डर खत्म हो गया है? कब रुकेगी दहेज के नाम पर बेटियों की हत्या? क्या खुशबू को मिलेगा इंसाफ? दहेज की इस कुप्रथा ने एक और बेटी की जिंदगी को ले लिया। अब उस सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या खुशबू को इंसाफ मिलेगा और क्या दहेज के खिलाफ समाज सच में खड़ा होगा? न्यूज़ 40 से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।